तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो भारतीय संविधान के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की शुरुआत में ही तमाम सारे अनुच्छेद देखे, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या एग्जामों में जो आए हुए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उस पूरे अनुच्छेद को हम लोगों ने एक बार ओवरव्यू करके पूरा देख लिया है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा यानी पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर धीरे 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 डिटेल होता चला जाएगा, जिससे आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान में भारत का संवैधानिक विकास। यानी संवैधानिक विकास जो हुआ, क्या वो अचानक हो गया या इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर भारतीय संविधान की बात की जाती है तो ये अचानक रातों रात नहीं बन गई, इसके पीछे बहुत लंबी इतिहास रही है, ठीक है ना। तो उसको आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वो लंबी इतिहास जो रही है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है, ठीक है ना। तो इस विकास यात्रा के क्रम में हमको देखना है, सबसे पहला जो देखना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है। तो इसके पहले अंग्रेज जब भारत में आए यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, तो स्थापना के साथ उन्हें एशिया में, ये भी खासकर ईस्ट एशिया में व्यापार करने का जो लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस लेके वो इंग्लैंड से चलते हैं। इंग्लैंड से चलने के बाद वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद उनके विकास क्रम कैसे रहता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कि 1949 में स्वीकृत भारतीय संविधान काफी हद तक 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रभावित था। जो 1935 में भारत शासन अधिनियम बना था उससे मैक्सिमम जो है ये क्या था, हमारा संविधान प्रभावित था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान को ठीक से समझने एवं उसकी महत्ता को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास पर एक नजर डालें। यानी ब्रिटिशों ने समय समय पर जो इंडिया के अंदर एक्ट लाए, जो सुधार किए, उस सुधार को अगर एक एक क्रम में करके हम समझेंगे तो हमें भारतीय संविधान की विकास यात्रा को समझने में क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। यानी 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, तो इस प्लासी की लड़ाई में सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल के पूरे भूभाग को जीत लिया। बंगाल के पूरे भूभाग को जीतने के पश्चात 1764 में उन्होंने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और भारत का जो उस समय राजा था या भारत का जो शासक था, जो भी उस समय मुगल शासक था, मुगल शासक यानी तीनों को 1764 की लड़ाई में क्या किया, अंग्रेजों ने 1764 की लड़ाई में हरा दिया। यानी अब ये सिद्ध हो गया कि पूरे भारत में अब किसका शासन होगा, अंग्रेजों का शासन होगा, तीनों को हराने के पश्चात। अब उसके बाद हम देखते हैं तीनों को हराने के बाद जो भारतीय भूभाग पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो इसके दौरान जो उन्होंने समय समय पर सुधार किए, उसमें जो पहला सुधार आज हमको देखना है वो क्या है, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। यानी बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को इसके अंदर यानी गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। और पहला जो गवर्नर जनरल था वो क्यों था, पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये अक्सर एग्जामों में पूछता है कि भारत का यानी ब्रिटिश के अधीन जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा जो है कंपनी के प्रशासन को चलाने की और उसके राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता जो है पहली बार मिल रही है। तो किसमें मिल रही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ये मान्यता मिल रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो हमको दिखाई देता है, वो पहली बार हमें कहाँ दिखाई देगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी मान्यता हमें मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछता है। तो आइए इस पॉइंट को देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
तो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी एक उसमें मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके हेल्प करने के लिए 3 उसमें अन्य न्यायाधीश होते थे। तो आइए उन न्यायाधीशों का नाम देखते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछ देता है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य कौन थे? 3 अन्य थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। यानी मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछ देता है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछे किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया। तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अगर दोहरे प्रशासन की बात की जाएगी तो दोहरे प्रशासन की नींव कब डाली गई, दोहरे प्रशासन की शुरुआत कब की गई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया। इसमें बेसिकली 2 प्रावधान किए गए। दोहरे प्रशासन इसीलिए कहा जाता है, फर्स्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की 2 संस्थाओं की स्थापना जो है इसमें देखने को हमको मिलती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या काम देखता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों का काम देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों के लिए था। राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों काम देखते थे, इसलिए इसको दोहरा प्रशासन बोला जाता था। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो 1813 का चार्टर अधिनियम। यानी 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। तो बच्चों इसमें मुख्य चार्टर अधिनियमों को ही लिया है, बाकी सबको नहीं लिया है। जो अक्सर एग्जाम में पूछता है या जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं अधिनियमों को मैंने इस लेक्चर में शामिल किया है। तो चलिए 1813 का चार्टर अधिनियम देखते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का जो लाइसेंस पीरियड था उस लाइसेंस पीरियड को क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। यानी अब अन्य अंग्रेज भी यहाँ पर व्यापार करने भारत आ सकते थे। और उसके बाद चीन के साथ व्यापार करने और पूरी देशों के साथ चाय के व्यापार करने के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार इनका प्राप्त रहा। यानी अंग्रेजों का चीन के साथ व्यापार करना और अन्य पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको जो है 20 वर्षों के लिए बना रहने दिया गया और भारत के साथ इसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ताकि अब अन्य अंग्रेज भी भारत आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं।